प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रैट्स में। लास्ट लेक्चर में जो वीडियो का लास्ट पार्ट था, यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन करा रहा था। उस क्वेश्चन का ऑडियो किसी वजह से टेक्निकल एरर से ऐड नहीं हो पाया। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से हम दोबारा से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक था, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, आज हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर which are divisible by 8. Also find ninth term of obtained AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि हमें उन सभी 2 डिजिट की नंबर्स का सम निकालना है जो 8 से डिविजिबल होती है। ठीक है ना, मतलब अब हम देखिए 8 से कौन कौन डिविजिबल है। तो सबसे छोटा जो डिविजिबल है 8 का वो हो जाता है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा जो डिवीजन होता है 8 का, वो 8 में होता है। 8 वन जा 8, देन 8 टू जा 16, देन 8 थ्री जा 24, दैट एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में हम कहाँ पर आते हैं? 8 10 जा 80, 11 जा 88, 12 जा 96। ठीक है, और इसके बाद क्या जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 104। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें से 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो देखिए ये सिंगल डिजिट है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सारे के सारे बीच के जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और ये 3 डिजिट है तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या कहते हैं, ऑब्टेन्ड एपी क्या मिल गई? ये हमें एपी मिल गई है। ठीक है, तो हमारे पास एपी क्या हो जाएगी? एपी हमारे पास हो जाएगी 16, 24 डॉट 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 अप टू 88, 90। ठीक है, ये हमें एपी मिल चुकी है। ये उन सभी नंबर्स का ग्रुप है जो 8 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो ए हमारे पास आ जाएगा 16 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 24 माइनस 16, ये हमारे पास हो जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किन्हीं भी 2 सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस ले लो, वो कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो डी इक्वल टू हमारे पास आ गया है 8। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है सम। तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन बाई 2 a प्लस एल, जहां पर एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। जहां पर एल क्या होता है? एल होता है हमारे पास लास्ट टर्म। तो इस एपी के अंदर हमें लास्ट टर्म भी ऑब्टेन्ड है, मतलब हमें लास्ट टर्म भी अच्छे से पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसके अंदर टर्म्स गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं? टर्म। जैसे देखिए ये था 8 टू जा, ध्यान से सुनिएगा, ये था 8 टू जा 16। ठीक है, ये था 8 इंटू 11 88, 8 इंटू 12, मतलब हमने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया 8 को, और यहाँ पे हमने 16 था। ये 16 का मतलब क्या होता है? हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो 2 से लेके 12 तक हमें टर्म्स गिननी है। 2 से लेके 12 तक हमें टर्म्स गिननी है। यहाँ पर कैलकुलेशन में या फिर गिनती में, काउंटिंग में मिस्टेक होती है। चलिए काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे उंगलियों पे काउंट करना। तो कितने काउंट आ रहे हैं? 3 3 3 9 और 10 और 11। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास? ये टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? ये टोटल हमारे पास 11 टर्म्स हैं। कुछ आई बात समझ में? ठीक है, बच्चा कैलकुलेशन करते टाइम ये चीज ध्यान रखता है कि 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12th टर्म है, या फिर 12 में से 2 माइनस कर देता बच्चा
कि बोले कि भैया ये 12 टर्म आ रही है ना अपने पास, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ रहा है, तो वो उसे 12 टर्म मान लेता है। और स्टार्टिंग कहाँ से करी, 8 टू सा, तो वो उसे सेकंड टर्म मान लेता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करता है, 12 में से 2 को माइनस कर देता है, क्योंकि 8 तो दोनों तरफ कॉमन है मल्टीप्लीकेशन में। तो 12 में से 2 को माइनस कर देता है तो आता है 10। तो बच्चा गलती क्या करता है, स्टूडेंट गलतियां करता है, वो यहाँ पे 10 टर्म्स लिख देता है, वो यहाँ पे 10 टर्म्स लिख देता है। और इसका क्या नुकसान होता है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमें S12 निकालना है, सॉरी S11 निकालना है, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है, S11। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 11/2 इंटू इस वाले से करते हैं, तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 16 प्लस एल क्या है हमारे पास 96। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11/2 इंटू 6 6 एंड 6 12, तो 2 1 ऊपर 9 1 10 और 11 1 1 2। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 56/56, तो 616। ठीक है, तो S11 हमारे पास कितना आ गया, 616। तो यही हमारा पहला आंसर है। ये क्या है, ये हमारा पहला आंसर है जो उसने पूछा था, सम। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर टर्म्स को काउंट करने में मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे 11 की जगह 12 रख देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, या फिर 10 रख देते हैं, तो आप यहाँ पर भी n की वैल्यू 10 रखेंगे और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, आंसर भी थोड़ा है। आंसर आने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन वो आंसर गलत आंसर आएगा, इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसने पूछा है कि नाइन्थ टर्म ऑफ ऑब्टेन्ड एपी, अगर आपकी एन की वैल्यू गलत हो जाएगी तो आपका फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन मतलब हमें नाइन्थ टर्म निकालनी, नाइन्थ टर्म निकालनी, तो ए कितना था 16 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस वन इंटू डी, डी कितना था 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा T9 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 8 जा 64। तो T9 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 4 0, 6 1 1 8 80। ठीक है, तो हमारे पास नाइन्थ टर्म कैसे आ जाएगी 80। और इस चीज का हम यहाँ पर प्रूफ भी देख लेते हैं, ये 12th टर्म है, मतलब 8 12 जा 12th टर्म, सॉरी ये हमारे पास 11th टर्म थी, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, ये हमारे पास 11th टर्म, तो ये 9th टर्म हो जाएगी, सर ये 10th टर्म हो जाएगी और ये 9th टर्म हो जाएगी, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, मतलब पहली 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है, और हमारे पास टर्म्स क्या है, 1 4 6 5 11 6 कॉमा डॉट 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 इस तरीके। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है और पूछा गया है कि हमें पहली 100 टर्म्स, ऐसी 100 टर्म्स जब तक नहीं आ जाती तो उन सबका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका सम निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, हमने एपी पढ़ाया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके अंदर हमने एक पैटर्न फाइंड आउट किया था। तो इसके अंदर तो कुछ भी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा नहीं दिख रहा है कि 1 में 3 जोड़े तो 4, अब 4 में 3 जोड़ने पर हमारे पास 7 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 6 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ पर कोई 6 कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, नहीं है। ये देखो 6 में 5 में से 11 या 11 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास 6 आ रहा है, और 6 में से 11 माइनस करा तो हमारे पास -5 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये किसी भी तरीके से हमें एपी नजर नहीं आ रही है। देन व्हाट टू डू, आप क्या करेंगे, अरे भैया इसमें से निकालेंगे एपी, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में अगर मैं 1 को 6 को अल्टरनेट टर्म्स को अलग अलग ले लूं, 1 6 और 11, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, मान लेते हैं
कि x इज इक्वल टू, चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू, मतलब सम 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डॉट 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 जा रहा है आगे तक, ठीक है। कहां तक जाएगा अभी अपन बताएंगे। इसमें हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, देखिए इसमें हमें प्लस करना है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी कहां तक जा रहा है मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अल्टरनेट टर्म्स ले लिए एक तरफ और बाकी के टर्म्स ले लिए दूसरी तरफ। कुछ समझ में आ रहा है। 1 3rd 5th मतलब ऑड नंबर पे जो डिजिट्स हैं या ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको हमने अलग ब्रैकेट में ऐड कर लिया, और इवन पे जो है उनको हमने अलग ऐड कर लिया। आगे बात समझ में, चलिए अब इनके अंदर आप पैटर्न आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, तो 11 में 5 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये एपी है। ऐसे नीचे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, इसके अंदर भी कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये भी एक एपी है। अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम लिख देते हैं एस इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, और एस वन क्या है ऊपर वाला ब्रैकेट और एस टू क्या है नीचे वाला ब्रैकेट, ठीक है। और इन दोनों ब्रैकेट को सम कर दिया अपन ने, तो हमारे पास इन सभी का सम्स आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये 100 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 टर्म्स हैं, 100 नंबर्स हैं, तो उसमें से 50 नंबर्स इवन प्लेसेस पर रखे होंगे और 50 नंबर ऑड प्लेसेस पर रखे होंगे, ठीक है। सम और विषम, मतलब 50 सम मिलेंगे आपको और 50 विषम मिलेंगे, तो ये आ जाएगा 50 टर्म्स। ये क्या आ जाएगा 50 टर्म्स, और ये भी कितना आ जाएगा 50 टर्म्स, ठीक है। मतलब 50 ऊपर वाले में 50 नीचे वाले में। तो जैसा कि हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला इन दोनों में लगा देंगे, तो एस हमारे पास आ जाएगा एन बाई टू। तो पहले वाली की टर्म्स कितनी है 50, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, लेकिन सॉरी यहाँ पर हमें लास्ट टर्म का पता था इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बट यहाँ पर हमें जो इसकी लास्ट टर्म है 50th टर्म वो हमें पता नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 50/2 इंटू 2 इंटू ए, पहले वाले के लिए ए कितना है 1, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना था 50 माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, मतलब 50/2 25, 2 1 जा 2 2 और 49, 49 5 जा, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 49 5 जा 9, 245, ठीक है। तो ये 245 आ जाएगा यहाँ पे, 245 प्लस 2, तो 247, ये कितना आ जाएगा 247 इंटू 247, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया S1। इसी तरीके से हम S2 भी निकाल लेंगे। S2 के लिए भी नंबर ऑफ टर्म्स 50 ही है, 2 इंटू इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है 4, 4 प्लस 50 माइनस 1, और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है 1, क्योंकि 1 ऐड करने पर अगली टर्म मिल रही है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, ये देखिए 50 माइनस 1 49, 49 इंटू 1 49, तो 49 प्लस 8 57, तो हमारे पास आ जाएगा 25, हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 47, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको और इसको ऐड करना है। तो इन दोनों में से 25 कॉमन है, तो हमने 25 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर हमारे पास क्या बचा 247 प्लस 47, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 47, 7 7 14, तो 4 1 ऊपर 4 1 5 5 और 4 9, देन 2 294। अब हम 25 को 294 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास एस आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 25 इंटू 294 यूनिट।
या फिर नंबर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें वो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा सकता है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर वर्ड आ रहा है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब मीन ये होता है कि लास्ट वाले टर्म में हमने ऐड किया था तब जाके हमको इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। प्रोग्रेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंक्रीमेंट, है ना, मतलब हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम अंदर हम अरिथमेटिक मीन के बेसिस पर बढ़ रहे थे, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पर बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 को 2 से ऐड करते हैं तो 4 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो एक में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेस की है और दूसरे में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस की है, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन एक जीपी लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। एक और जीपी ले लेते हैं, ये GP1, ये GP2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी 1/4, सॉरी 1/2, 1/4, 1/16, 1/64, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जीपी है ना। मतलब इनके अंदर अगर आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पहला वाला तो सिंपल है, इसके अंदर क्लियर आपको दिख रहा है कि मैं कंटिन्यू सक्सेसिव नंबर को पाने के लिए एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उस कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेस में क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, यहां पर बोलते हैं कॉमन रेशियो। सार्व अनुपात, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर देखिए 1/4 को मैंने वापस से 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/64, उसको मैंने वापस 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1/64, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या है, 1/4, ठीक है। तो इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं, इस तरीके की जो टर्म, इस तरीके की जो सीरीज होती है जिसमें हम सक्सेसिव टर्म पाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर भी हम अगर ए को अपन बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर को हम बोल देते हैं कॉमन रेशियो। और आर कैसे निकलेगा, आर हमारे पास निकलेगा Tn+1/Tn, है ना। मतलब जीपी की कोई सी भी दो, जैसे अगर मैं R1 निकालूं तो कोई सी भी दो लेटर्स ले लीजिए यहाँ पे, 16/8 या फिर 32/16, कोई से भी दो, या फिर ये दोनों ले लीजिए या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई से भी दोनों ले लेंगे तो आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो फिक्स आएगा जो कि 2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही सक्सेसिव नंबर मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम R2 निकालेंगे तो R2 हमारे पास आ जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं जीपी लिख लेता हूं एक 3 3 9 3 27 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये मैंने एक जीपी लिख ली, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, a इंटू आर। मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए आर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा AR²
मतलब आर कंटिन्यूसली ऐड करते जाए, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक बार मल्टीप्लाई किया आर, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास थी फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास थी सेकंड टर्म, और ये थी हमारे पास थर्ड टर्म। तो इस तरीके से अगर इन टर्म्स को अपन आगे चलाते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म आएगी, वो क्या आएगी हमें पता नहीं, पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस यहाँ पर हमारे पास आएगी nth टर्म टी एन। तो उस टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर रेस टू द पावर n माइनस वन। अब n माइनस वन कैसे आया, देखिए जैसे एपी में हमने करा था, थर्ड टर्म है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरी टर्म है, और तो तीसरी टर्म में आर की पावर कितनी है, टू। ठीक है, इससे एक कम। तो nth टर्म में यहाँ पर जो हमारे पास n आएगा, nth टर्म में आर की पावर कितनी होनी चाहिए, इससे एक माइनस, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गई nth टर्म। तो हमारे पास जीपी के लिए जो टी एन का फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है ए इंटू आर रेस टू द पावर आर एन माइनस वन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। अब इसके सम की तरफ चलते हैं। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी। ठीक है, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कब, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी हो। ठीक है, ये कंडीशन है, मतलब आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी, मतलब जब आपका जो कॉमन रेशियो होगा वो वन से बड़ा होगा, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर बी में यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा, बोर्ड को अच्छे से भर लेते हैं। एस एन, ये हमारे पास हो जाएगा ए वन माइनस आर एस टू द पावर एन बाय वन माइनस आर। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब आर वन से छोटा है, जब आर वन से छोटा है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हमें दे रखा है इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जिनमें एन की कोई वैल्यू नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर आपकी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसका सम भी तो इनफाइनाइट आ जाना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूले की क्या जरूरत है, जरूरत है, बताता हूं मैं आपको। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ए अपॉन वन माइनस आर, इसके लिए भी वही कंडीशन लगती है कि आर जो है वो वन से छोटा होना चाहिए, माइनस भी चलेगा। ठीक है, अब वन से छोटा होने का मतलब क्या है, वन से छोटा होने का मतलब है जैसे वन बाय टू, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं वन बाय टू को लेके इसकी एक इनफाइनाइट सीरीज बनाऊं, तो इनफाइनाइट सीरीज क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो वन बाय टू को हम बोलते हैं 0.5, इसको हम बोलते हैं 0.75, इसको हम बोलते हैं 0.625, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसी तरीके से आप जोड़ते जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है 0.5। ठीक है, सॉरी ये 0.25 आएगा, 0.25। तो हमारे पास कुछ अगर कॉमन रेशियो हमने वन बाय टू लिया, तो वन बाय टू ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारे पास ये एक सीरीज आ जाएगी। इस सीरीज में इसको हम बोल सकते हैं 0.5, इसको हम बोल सकते हैं 0.25, है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है। इसको हम बोल सकते हैं 0.125। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं 0.0625। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ, इन सबके बीच में प्लस लगा देता हूँ, भाई हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज यही आई थी आर को वन बाय टू लेने पर। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ, तो देखिए 0.5 ये इन सब में सबसे बड़ा है,
0.25 ये इन सब में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है, मतलब इससे जस्ट छोटा है। 0.125 ये इन दोनों से भी छोटा है, लेकिन बाकी की जितने भी उन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, तो हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो डिक्रीज करने लग जाती है वैल्यू में। ठीक है ना, क्या होने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। पर सम, इन सबका सम अभी भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है ना, इन सबका सम ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। हालांकि इसके टर्म्स कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो इनफाइनाइट वाली टर्म लूंगा वो तो लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को भी पढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना, सबसे पहले इसी का फॉर्मूले का क्वेश्चन ले लेते हैं कि गिवन इनफाइनाइट सीरीज के लिए। अब हमारे पास सीरीज क्या है, हमारे पास सीरीज है जीपी 1/3, 1/9, 1/27, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म। ये इनफाइनाइट टर्म्स देखते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज अगर r ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगी तो उसका सम भी इनफाइनाइट ही आएगा, नो डाउट। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछेगा तो r आपको वो लेस देन 1 ही देगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 1/3 एंड, और हमारे पास जो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो सम हम जानते हैं इनफाइनाइट का सम होता है हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 अपॉन, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास इस तरीके की जो इनफाइनाइट सीरीज आएगी उसका सम क्या जाएगा, 1/2। मतलब एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला हमने इस तरीके से अप्लाई किया है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ its fourth term, 8 टाइम ऑफ its fourth term. If fifth term is 48, find first term, मतलब ए निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में बोल रहा है कि सेवंथ टर्म जो है वो जीटी की वो फोर्थ टर्म के 8 टाइम्स के इक्वल है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे T7 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T4, ये बोला उसने। चलिए इनके फॉर्मूले रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू आर रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a आर की पावर 4 माइनस 1। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि T7 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T4।
तो इसको हम लिख सकते हैं a r raised to the power 7 minus 1 is equals to 8 times of a r raised to the power 4 minus 1। तो हमारे पास आ जाएगा a r raised to the power 6 is equals to 8a into r 3। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया दोनों तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r raised to the power 6 डिवाइडेड बाय r raised to the power 3 is equal to 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा r raised to the power 3 is equal to 8। ठीक है, तो जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, और 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। तो हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास कॉमन रेशियो है। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, ये कॉमन रेशियो है। और क्वेश्चन के अंदर क्या जानकारी दे रखी है, इफ फिफ्थ टर्म इज 48, मतलब इसने हमको दे रखा है t5 इज इक्वल टू 48। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं a r raised to the power 5 मतलब 5 minus 1 इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास हो जाएगा a, r कितना था हमारे पास, r2 आ चुका है 2 raised to the power 5 minus 1 कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 48 बाय a इज इक्वल टू 48 बाय 2 raised to the power 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 48, 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो a ये हमारे पास आंसर हो गया। फर्स्ट टर्म पूछी थी उसने, तो फर्स्ट टर्म का आंसर हमारे पास आया a इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम कुछ इक्वेशंस और फॉर्मूलों को यूज करके जीपी के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Side of a square is 16 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, we make infinite squares inside it by joining their midpoint, of each side। Calculate total area of all such squares made। अब देखिए, ये लैंग्वेज में उलझाया वाला क्वेश्चन है, जीपी का ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, देखिए। ठीक है, व्हाट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि हमारे पास पहला स्क्वायर ये रहा इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो साइड है वो 16 है, ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने इनके मिड पॉइंट को मिलाया सभी साइड से, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो हमारे पास एक और स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने वापस इसके मिड पॉइंट को मिलाया, दिस 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 एंड दिस, अगेन एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फिर इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया, अगेन एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर सब इसके अंदर बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, इनफाइनाइट। तो उन सभी स्क्वायर्स का हमको एरिया निकालना है, उन सभी स्क्वायर्स का हमको क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर। मतलब जो भी साइड दे रखी होती है, कि अगर मैं इसकी साइड को a बराबर 16 बोल दूं, मतलब इसकी साइड है, एरिया की जो साइड है वो 16 है, स्क्वायर की साइड है 16। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है वो तो 16 हो गया, लेकिन उससे छोटा वाला स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालेंगे, सोचिए।
देखिए अब आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे तो अंदर वाली जो आर्म है, ठीक है ना, मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला शेडेड वाला ट्राइंगल, ठीक है, आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बस बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट माइंड में इसका आंसर आ सकता है। कैसे? ये देखिए, ये अपने पास वो ट्राइंगल है। अब ये 16 का मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। तो ये लेंथ मैंने 8 लिख दी। ऐसे ही ये लेंथ भी 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये पॉइंट और ये पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है। इस आर्क का मिड पॉइंट ये है ना? तो 16 का आधा इस तरफ होगा, आधा इस तरफ होगा, तो ये 8 हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला अपन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8√2। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8√2। ठीक है, तो ये 8√2 क्या है? ये 8√2 इस अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी आर्म है। तो हम बोल देते हैं a डैश इज इक्वल टू 8√2। ठीक है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? a डैश इज इक्वल टू a डैश का स्क्वायर, मतलब 8√2 का स्क्वायर। तो a डैश मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64 और 64 2 जा 128। ठीक है, 64 टू जा कितना आ गया? 128। और अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ सबसे बड़े वाले का, मतलब इस बाहर वाले को अपन बोल देते हैं, बाहर वाले का एरिया है कैपिटल ए, और इस अंदर वाले का एरिया है ए डैश। ठीक है ना, बाहर वाले का एरिया है कैपिटल ए और अंदर वाला ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला जो इसके जस्ट अंदर बना है उसका है ए डैश। तो ए डैश हमने यहाँ निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया थोड़ा सा, ए हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, तो ए और ए डैश के बीच में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डैश। कुछ आई बात समझ में? मतलब अगर मैं 128 को डबल कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 256। इसका मतलब ए डैश जो है वो a/2 है। ठीक है, और यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अंदर जो बड़े वाले के जस्ट अंदर जो बना है उसका एरिया बड़े वाले का हाफ है। ऐसे ही इसके अंदर जो बना होगा उसका एरिया भी इसका हाफ होगा। ऐसे ही इसके अंदर जो बना होगा उसका एरिया भी हाफ होगा। मतलब आप देखिए कि एरिया कंटिन्यूसली 1/2 से डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, 1/2 के फैक्टर से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी बन गई ना एक जीपी, ये एक जीपी बन गई। कुछ आई बात आपको समझ में? तो चलिए, स्क्वायर कितने हैं? स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? इनफाइनाइट। ठीक है, तो एस इनफाइनाइट है ना, तो हमारे पास जीपी क्या हो जाएगी? तो हमारे पास जीपी जो ऑब्टेंड हुई वो कितनी होगी? देखिए, पहला एरिया कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट एरिया इससे छोटा वाला कितना है? 128। इससे छोटा वाला कितना है? ऐसे ही आगे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, अब इस जीपी की अगर अपन बात करें तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 256, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और कॉमन रेशियो की बात करें तो वो कितना आएगा? कितना आएगा? 1/2। देखो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 128, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगली टर्म मिल जाएगी। तो आर हमारे पास आ गया 1/2। मतलब रेशियो जो है, कॉमन रेशियो, वो 1 से छोटा है। इसका मतलब इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है। हवा में ही नहीं बन जाता ऐसा क्वेश्चन। तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए की वैल्यू 256 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट, ये 1 माइनस 1/2 अपने पास आ जाएगा 1/2, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 1 ऊपर, 6 5 जा 30, 31 का 1 यहाँ, 3 ऊपर, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 1 2। ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये जितने भी स्क्वायर्स आए हैं, मतलब ये जितने भी स्क्वायर्स हमने हमारे पास बने हुए हैं उन सबका सम, एरिया का सम क्या हो जाएगा? 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
तो देखा आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन हो सकते हैं। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसके बहुत ही शानदार शानदार एप्लीकेशन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो सम के ही हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आप उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज बचते हैं जो सम से रिलेटेड हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, तो नेचुरल नंबर से बनी हुई जो एपी हो जाएगी वो आ जाएगी 1 2 3 4 इस तरीके से, कहाँ तक एन तक मान लेते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपको पहला टर्म याद रखना है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब अब हमारे पास जो एपी एपी आएगी इस बार एपी नहीं आएगी, इस बार हमारे पास सीरीज आएगी, ठीक है। क्योंकि एपी के अंदर तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा इस तरीके से, ठीक है। कहाँ तक एन टर्म्स तक, मतलब एन स्क्वायर तक। तो यहाँ पर हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और जो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास वो आ जाएगा सम ऑफ क्यूब क्यूब सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसकी सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सीरीज हमारे पास आ जाएगी 1 क्यूब कॉमा 2 क्यूब कॉमा 3 क्यूब कॉमा 4 क्यूब कॉमा एंड सो ऑन अप टू एन क्यूब तक, ठीक है। तो इसके जो एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीन कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, मतलब हमें नेचुरल नंबर का सम निकालना आना चाहिए, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का सम निकालना आना चाहिए एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का सम निकालना आना चाहिए। अब तीनों को एक एक बार प्रूव कर देते हैं, या फिर इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ अप टू 5th टर्म, ठीक है ना। मतलब हम एक सीरीज देंगे, उसकी 5th टर्म तक का सम हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या है, हमारे पास सीरीज है 25 36 49 64 एक्सेट्रा, इस तरीके से सीरीज अप टू 7th टर्म बोल दो ना, 7th टर्म, ठीक है ना। 7th टर्म तक का हमें इसका सम निकालना है। तो अगर अब हम इसका सॉल्यूशन देखें तो आप बोलेंगे कि सर जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास हमें ना तो एपी नजर आ रही है ना जीपी नजर आ रही है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, ध्यान से देखिए, ये सब इनके स्क्वायर्स हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, ठीक है। तो आगे भी ये चलता जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक निकालना है हमें, 7th टर्म तक, 7th टर्म तक हमको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास है सेकंड टर्म, ये हमारे पास है थर्ड टर्म, ये हमारे पास है फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से हमें 7th टर्म तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 7th टर्म तक। पर सर इसके अंदर तो देखिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने सीरीज 1 से स्टार्ट करी है, यहाँ पर हमने सीरीज 1 से स्टार्ट की है। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं,
मैथमेटिक्स हम क्या लगाएंगे, मैथमेटिक्स हम ये लगाएंगे कि हम s मान लेते हैं 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस डॉट 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 ऐसे सेवंथ टर्म तक। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे सेवंथ टर्म तक जा रहा है। ये आगे कहाँ तक जा रहा है, सेवंथ टर्म तक। तो ये हमने s ले लिया। अब हम ले लेते हैं s डैश। s डैश हम क्या ले लेते हैं, s डैश मान लो हम ले लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये सिर्फ हमने 4 टर्म्स तक ही लिया है। 4 टर्म्स तक क्यों लिया है, क्योंकि 5वां टर्म तो हमारे इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, दिमाग तो लगाइए थोड़ा। जी हाँ, अब आप देखिए, अगर मैं s डैश और इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं s प्लस s डैश कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यही आ जाएगा। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, s इज इक्वल टू एस, हाँ मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मैं मेरे पास पूरा ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि s प्लस s डैश इज इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये इतना ज्यादा कठिन है नहीं। 1 प्लस 4 ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास है 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा 30। कितना आ जाएगा, 30। ठीक है ना, एस डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमें अब ये एस फाइंड करना है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे s प्लस एस डैश की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू n। n कितना है हमारे पास, हमें कौन सी टर्म चाहिए, सेवंथ टर्म। भाई ये फर्स्ट टर्म है, इसने पूछा है सेवंथ टर्म, तो n की जगह हम रख देंगे सेवंथ टर्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके अंदर n का, वो n की वैल्यू क्या होती है जब हम सीरीज को 1 से शुरू करते हैं। तो अगर फिफ्थ हमारे पास 1 फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास पीछे 4 का स्क्वायर रह गया, 3 का स्क्वायर रह गया, 2 का स्क्वायर रह गया, 1 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो कितनी टर्म्स इसमें ऐड करनी पड़ेगी, 7 टर्म। तो ये हो गई 8 9 10 11। कॉन्सेप्ट वाली बात देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाता और कहां पर आपकी गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अपनी सेवंथ टर्म उसने पूछ रखी है, लेकिन हमने जो फॉर्मुलेशन किया है, हमने जो अपना, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, उस वाले फॉर्मूले में हमारे पास स्क्वायर जो है वो 1 से स्टार्ट होनी थी। यहाँ पर हमारे पास 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, 5 से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, तो हमने इसको 1 से स्टार्ट करने के लिए इसमें ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड की। तो ठीक है, तो 7 टर्म्स तो ये हो गई 8 9 10 11। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 11। कितनी हो गई, 11। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 11। तो देखिए 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 11 टू ज़ा 22 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 7 प्लस 1 2 3 4, 7 प्लस 4। अब ये कैसे आया 4, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा s प्लस 30 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 12 इंटू 23 बाय 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, तो 22 इंटू 20। तो हमारे पास s प्लस 30 इज इक्वल्स टू 506। तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 506 माइनस 30। तो s हमारे पास आ जाएगा 476। दिस इज अवर आंसर। मतलब इन सभी टर्म्स को जब हम सेवंथ टर्म तक ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 476। तो कैसा लगा क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के ऊपर, ये जो हमने फॉर्मूले डिराइव करे, डिराइव तो क्या करें हैं, इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, पर आपको लर्निंग के बेसिस पर ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले का एप्लीकेशन ये है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जामिनर आपको हमेशा फॉर्मूलों के एप्लीकेशन में ही फंसाएगा।
कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में ही फंसाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट को लिखना 12th बोर्ड का काम है। 12th बोर्ड के पेपर आते हैं ऐसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसको आंसर शीट में लिख लिया है, तो आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप मार्क्स चेंज कर जाते हैं, अच्छे से पास हो जाते हैं। बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। ये है आपका कॉन्सेप्ट या फिर ये है आपका फॉर्मूला, और उसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितना दूध है और कितना पानी है। तो अच्छा विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का लेक्चर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, बेसिक मैथ्स के एक बहुत ही बड़ा जो टॉपिक था, मतलब बेसिक मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन खत्म हो चुका है। इस पोर्शन के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन में उपयोग होने वाले जितने भी मैथमेटिकल टूल्स है उनके बारे में अच्छे से जानकारी दे दी है। इन टूल्स को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है और इनकी एप्लीकेशन को सीखना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जब हम फिजिक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब बेसिक मैथ्स का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के लिए, वो है कैलकुलस। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, फिजिक्स के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई हो, फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा हो, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हुई हो, तो इस चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।